कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें आज हम 4 अंक के प्रश्नों की बात करेंगे। इसके पहले बाकी चैप्टरों के वीडियो बन चुके हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं चैप्टर वाइज। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जनित्र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करिए। तो वह युक्ति जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे जनित्र कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब जनित्र की कार्यविधि के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का चित्र बनाना है। तो चित्र बनाने का तरीका तो आप देख लीजिए कैसे कैसे बनाना है। यहाँ जो है सबसे पहले ये इस तरह का ये बॉक्स बनाएंगे, ये इस तरह से बॉक्स बना लेंगे ये। तो इसी तरह का ये वाला भी बॉक्स हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसके बाद यदि आप इसको शैडो में बनाना चाहते हैं तो ये नीचे का हिस्सा कर लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ ऐसे आ जाएगा और इस तरह से बनाना है। इसी तरह से यहाँ भी कर देंगे, ये देख लीजिए, ये ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। इतना बनाने के बाद इसका आर्मेचर बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आर्मेचर बन जाएगा इस तरह से, और फिर ये इधर का आर्मेचर बन जाएगा, इधर का आर्मेचर, ये जो कुंडली की कॉइल है इस तरह से बनेगी। और इसको खींच तक कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। इस तरह से हमको करना है। और ये इसी तरह का दूसरे भाग में भी बनेगा। यहाँ पर अब भागों को बता देते हैं कि इसमें भाग क्या क्या हैं। यहाँ जो N और S है ये स्थायी चुंबक हो गया, ये जो ABCD है ये आर्मेचर हो गया, और ये जो बने हैं ये दोनों ये सर्पी वलय हो गए, और ये B1 B2 क्या हो गए, कार्बन ब्रश हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र बना करके इनका भागों का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि को समझते हैं कि कैसे कार्यविधि लिखेंगे। तो देखिए, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो ABCD है एक आयताकार कुंडली है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष में वामावर्ती दिशा में घुमाया जाता है। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको बताना है कि जब ये आर्मेचर को या कुंडली को चुंबक के बीच घुमाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब चित्र को देखते हैं कि जब ये पहली बार घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, आधा चक्कर, तो प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित धारा की दिशा, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित धारा की दिशा ऐसे जा रही, ए से कहाँ की ओर, बी की ओर, बी से फिर कहाँ की ओर, सी की ओर, सी से कहाँ की ओर, डी की ओर, फिर डी से ये कहाँ पर आ जाती है, ये यहाँ तक आ जाती है, सर्पी वलय S2 तक आ जाती है। अब ये S2 का संपर्क किससे है, ब्रश से है, कार्बन ब्रश से है, तो ये B2 की ओर चली जाती है, और B2 से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, B1 की ओर प्रवाहित होती है। दूसरे चित्र में देख लेते हैं, जब द्वितीय अर्धचक्र चलता है तो ये इधर से धारा यहाँ की ओर चली गई, D से C, C से कहाँ जाएगी B, और B से फिर कहाँ आएगी A, और A से जाने के बाद ये देखिए यहाँ तक आती है, और ये कहाँ तक आई, सर्पी वलय S1 तक। तो S1 का संपर्क B1 से है, तो धारा B1 से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, B2 की ओर होती है। और यही चीज़ हमको लिखना है। तो चलिए अब कार्यविधि में इसको समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माना ABCD एक आयताकार कुंडली है, इसे एक समान चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष में वामावर्ती दिशा में घुमाया जाता है। तो इसके चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा ABCD होती है। चूँकि S2 का संपर्क B2 से होता है, अतः बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। द्वितीय अर्धचक्र में प्रेरित धारा की दिशा DCBA होती है। चूँकि S1 का संपर्क B1 से होता है, अतः बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। ये लाइन आपको चित्र से देखकर लिखना चाहिए, तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो प्रेरित धारा का मान 0 होता है, और जब लंबवत होता है तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, और द्वितीय अर्धचक्र में धारा की दिशा बदल जाती है। स्पष्ट है, बाह्य परिपथ में या बाह्य लोड में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी आवृत्ति आर्मेचर की आवृत्ति के बराबर होती है। इतना लिखने के बाद हमको ये ग्राफ भी बनाना है। तो इस तरह से ये 4 अंक का प्रश्न पूरा होगा। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है इसका।
हालांकि ये कम इम्पॉर्टेंट है। दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समतल वृत्ताकार कुंडली का मतलब यही है कि यहाँ पर कुंडली जो है ये किस आकार की है, वृत्त आकार की है। तो यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं, मान लेते हैं यहाँ भी एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों एक दूसरे के अंदर रखी हुई हैं, इस तरह से कुंडली बनी हुई हैं। तो यहाँ पर इनकी त्रिज्या R1 है और R2 है, इसमें फेरों की संख्या N1 और N2 है। तो जब भी हम यहाँ पर प्रेरकत्व निकालते हैं तो एक सरल तरीका होता है कि सबसे पहले हमको उसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, फिर चुंबकीय फ्लक्स निकालना होता है, फिर प्रेरकत्व निकालना होता है, M या L, अन्योन्य प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व। इस तरह से ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो चलिए, यदि हम पहली कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी B1 बराबर म्यू नॉट N1 I1 2R, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कुंडली के केंद्र पर, उसका सूत्र होता है ये म्यू नॉट N I अपॉन होता है 2R। बस इस सूत्र में कुछ नहीं करना है, ये पहले आप निकाल चुके हैं बायो सेवर्ट के नियम से। तो यहाँ B1 कर देना है, यहाँ R1 कर देना है, यहाँ I1 कर देना है, यहाँ N1 कर देना है। इस तरह से यहाँ पर जो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र था, उस सूत्र का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर 1 लगा के रख देना है, क्योंकि यहाँ दो कुंडली हैं। इसके बाद आगे के स्टेप में देखते हैं दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है NBA। तो यहाँ पर 2-1 का मतलब हो गया दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स पहले कुंडली के कारण। तो इसमें लिख देंगे वही N2B1 और यहाँ पर हो जाएगा A2। क्योंकि ये सारा कुछ हम दूसरी कुंडली का निकाल रहे हैं तो वहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या दूसरे की होगी और क्षेत्रफल भी किसका होगा, दूसरे को होगा। बस चुंबकीय क्षेत्र जो है पहले का होगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मान रख दिए हैं N2 की जगह तो N2 ही रख दिए हैं, यहाँ B1 रखा है। तो अभी पुराने स्टेप में आप देखिए ये B1 का मान है, ये वाला B1 का मान, यही मान वहाँ पर B1 की जगह पर रख दिए हैं। तो देख लिए B1 की जगह पर ये मान रख दिए हैं ये, और फिर ये A2 है। तो A2 जो है ये वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ दूसरी कुंडली का इसलिए पाई R2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा हम जमा के लिख दें, केवल यहाँ ये म्यू नॉट पहले लिख दिए हैं, यहाँ N1 लिखा है तो N1 भी लिख दिए हैं, केवल N2 यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी सारी चीज़ को उसी तरह से उतार दिए हैं। अब हमको निकालना है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पर M21 लिखें, इसका मतलब ये है कि दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व पहले के कारण। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा Φ21 अपॉन I1, क्योंकि प्रेरकत्व का सूत्र ही होता है, प्रेरकत्व का सूत्र होता है Φ अपॉन I। यही सूत्र में हम 2-1 लगा दिए हैं, यहाँ I1 लगा दिए हैं। अब आगे के स्टेप में जो ये Φ21 का मान है, ये वाला पूरा Φ21 की जगह पर ये मान रख दिए हैं, बटे में I1 है तो साथ में I1 भी रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर I1 और I1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इतना बचेगा M21 का मान। अब इसी तरह से इसी प्रकार यदि पहली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना हो तो जो हम यहाँ लिखें M21, इसको हम क्या कर देंगे 1-2 कर देंगे। तो इसको हम बोलते थे दूसरी कुंडली का प्रेरकत्व पहले के कारण, यहाँ बोलेंगे पहले कुंडली का प्रेरकत्व दूसरे के कारण। तो इस तरह से ये पूरा लिख देंगे, ये सूत्र सेम रहेगा, इसको पूरा का पूरा इसी तरह से उतार देना है, क्योंकि दोनों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का मान सेम होता है। तो जब सेम होता है तो हम यहाँ पर अलग अलग न मान के सीधे M मान लिए हैं और इसी सूत्र को फिर से लिख दिए हैं। मतलब ये वाली लाइन 3 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस तरह से यहाँ पर निकाल आएगा ये। अब यहाँ पर प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ फेरों की संख्या इस सूत्र में N1 N2 है, तो फिर फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है। फिर इसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। अब क्रोड की चुंबकशीलता ये म्यू नॉट है, क्रोड की चुंबकशीलता बढ़ाने पर बढ़ता है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसी धारावाहिक कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 LI² स्थापित कीजिए। ये भी ज़्यादा ऐसे नॉर्मल ही क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो किसी क्षण कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर किया गया कार्य, तो कार्य के लिए सूत्र ये हो जाता है dW = EI/dt। तो यहाँ dW का मतलब कार्य हो गया, E का मतलब विद्युत वाहक बल हो गया, I का मतलब धारा हो गई और T का मतलब ये समय अंतराल है। और इसका सूत्र होता है ये W = VIT। तो W का मतलब होता है कार्य, V का मतलब एक तरह का विद्युत वाहक बल, I और dt, बस यही सूत्र यहाँ पर मॉडिफाई करके लिखा गया है। अब यहाँ पर जो E का मान होता है तो ये होता है E बराबर LDI/dt। तो यहाँ पर E की जगह ये लिख दिए LDI/dt, फिर वहाँ की I dt लिखा है तो इसी तरह से उतार दिए। आगे का हम देख लेते हैं यहाँ।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा तो LI आ जाएगा। अब कुंडली में 0 से I तक धारा प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, तो यहाँ पर ये जो सूत्र लिखा है इसमें dW से सिर्फ W लिख देंगे क्योंकि ये कुल है, ये अल्प कार्य है। इसी तरह से यहाँ पर L लिख देंगे, L हो गया। अब यहाँ पर समाकलन लगा देंगे तो इसकी लिमिट का है 0 से लेकर के I तक। अब ये हो गया IDI। अब यहाँ पर जो है W की जगह W लिख दिए हैं, L की जगह L लिख दिए हैं और इसका समाकलन कर दिए हैं। तो यहाँ पर समाकलन IDI का I² हो जाता है, ये समाकलन के सूत्र से हो जाता है। तो यहाँ पर समाकलन का सूत्र ऐसा होता है कि यदि x की घात n हो और यहाँ पर dx हो तो इसका जो मान हो जाता है वो हो जाता है x n+1 और अपान में हो जाता है n+1। बस इसी सूत्र को यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर I है तो I की घात 1 हो गई, माने n का मान 1 हो गया तो 1 + 1 करेंगे तो I की घात 2 और बटे में 2 आ जाएगा। इस तरह से इस सूत्र को लगाकर यहाँ पर करना है। इतना करने के बाद हम लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं I की जगह, तो यहाँ पर I² हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे I की जगह तो यहाँ हो जाएगा -0, बटे में 2 है तो बटे में 2। अब यहाँ 1/2 अलग कर लेंगे, यहाँ 2 अलग कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा LI²। 0 का तो कोई मतलब नहीं है और यही कार्य जो होता है, यही कार्य चुंबकीय स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है और इसी को हम U लिख देंगे, पूरा इस तरह से उतार देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। परिनालिका के एकांक आयतन में संचित चुंबकीय ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जो होता है ये होता है L = μ0 n²A/L। तो इस तरह से लिख दिए हैं। यहाँ से हमको L, यहाँ पर ये जो है स्मॉल n, ये कैपिटल N है, स्मॉल n में उसको बदलना है तो कैपिटल N का मान होता है NL। तो यहाँ पर ये लिख देंगे ये क्या n² और लिखेंगे L²। तो जो बटे का L है वो बटे का L इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 L बचेगा। इस तरह से ये आ जाएगा। अब परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है B = μ0 NI। तो यहाँ से I का मान निकाल लेंगे तो B = μ0 N हो गया। अब परिनालिका की चुंबकीय ऊर्जा होती है U = 1/2 LI²। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1/2 L का मान रख देंगे जो अभी ऊपर निकाले थे और ये B का मान, ये I का मान रख देंगे जो ये निकाले हैं। अब यहाँ से निकालने के बाद देखेंगे कि क्या क्या कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ जो है ये म्यू है और ये म्यू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 1 म्यू यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ n का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी n का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर बचा B² क्योंकि यहाँ बाहर स्क्वायर लगा है और 1 म्यू तो कट गया था तो बटे में म्यू बचा, 2 बचा तो 2 लिख दिए। और फिर इसके बाद AL बचा है तो AL कर दिए। तो ये आयतन गुणे लंबाई जो होता है क्षेत्रफल के, वो क्षेत्रफल गुणे लंबाई जो होता है आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एकांक आयतन मान लिया, माने इसका मान 1 मान लेंगे तो हमारे पास इस तरह से बचेगा। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही तो ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इस तरह से इसको निकाल देना है। अगला इसमें देख लेते हैं। तो इस तरह से 4 अंक के प्रश्न इसमें ख़त्म हुए हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो जनित्र है, उसकी तैयारी आपको करना है। थैंक यू।